हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो इससे पहले पार्ट 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, यानी 3 वीडियोस इस टॉपिक से या इस चैप्टर से संबंधित अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले उन वीडियोज़ को देखें ताकि सारी बातें एक सिलसिलेवार ढंग से की जा सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में बेसिक सा क्या अंतर होता है। साथ ही साथ इससे संबंधित और भी जो अगले क्वेश्चंस हैं उन सब को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो इसका पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, सेम इसी फॉर्म में जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हम लोग चलिए शुरू कर लेते हैं बिना अपना वक्त गवाए। तो देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा गया है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो एक तरफ मैंने लिख लिया है स्वपोषी पोषण, दूसरी तरफ लिख लिया है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण की बात करें तो यह केवल हरे पौधों में ही संपादित होता है, यानी स्वपोषी पोषण की बात कर ले तो ये जो है कुछ हरे पौधे में ही संपादित होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विषमपोषी पोषण जब भी होगा तो विषमपोषी पोषण आपके मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि हरे पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में विषमपोषी पोषण देखने को मिलता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक होता है, लेकिन इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं होता है। यह विभिन्न माध्यमों से अपने भोजन को दूसरे जीवों की सहायता से प्राप्त करते हैं। इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती। आप कह सकते हैं यहाँ पर भोजन के पाचन की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कोई सॉलिड फूड ही ये लोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो इनके भोजन के पाचन होने की कोई प्रक्रिया ही नहीं बनती है। लेकिन विषमपोषी पोषण में क्या होता है कि हम लोग प्राणीश्रम जीव है, यानी हम लोग सॉलिड फूड ग्रहण करते हैं और उसको पचाने का काम करते हैं, तब जाकर के हमारे शरीर में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन इन लोगों में सिर्फ जो है आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन या श्वसन के माध्यम से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु आपस में सहयोग करके ग्लूकोज के अणु का निर्माण कर लेते हैं और इन लोगों को एनर्जी मिल जाती है। लेकिन हम लोगों के शरीर में पहले आप कह सकते हैं पाचन की पूरी प्रक्रिया होगी, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे शरीर में दहन होगा, दहन होने के बाद तब जाकर के हम लोगों के शरीर में एनर्जी मिलेगी। तो इसमें पाचन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें पाचन की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल आपके सामने हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो पिछले वीडियो में मैंने इसको बहुत ही डिफाइन करके बताया था, बस इसमें आप लोगों को मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, साथ ही हम जो भोजन करते हैं उसके साथ बहुत सारे रोगाणु भी आ जाते हैं, जिससे अम्ल समाप्त कर देता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसके पूरे फंक्शन को भी समझा रखा है। आप लोग अगर चाहते हैं कि इसके फंक्शन को और भी अच्छे से समझा जाए तो आई बटन से जाकर के आप इसके पार्ट 3 वीडियोज़ को जरूर देखें। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पाचक एंजाइमों के क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, एंजाइम्स एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है और पाचन क्रिया को सरल बनाता है। यह भोजन के जटिल पदार्थों पर कार्य करके सरल भागों में खंडित कर देता है, जिसको शरीर अवशोषित कर लेता है। यानी पाचक अम्लों की बात कर ले तो पाचक अम्ल का जनरली काम क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उस भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करता है, और तोड़ने के बाद जो है ये आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि छोटी आंत के क्षुद्रांत वाले पोर्शन में भोजन के कणों का अवशोषण होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि उसके अवशोषण के लिए उसमें एक इस प्रकार की संरचना बन जाती है उसके क्षुद्रांत वाले पोर्शन में। तो आप देखिए, मान लीजिए ये एक संरचना है, दूसरी संरचना ये है, तो आप खुद बताइए कि किसका सरफेस एरिया या किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। इस वाले एरिया का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा या इस वाले एरिया का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो सब लोगों का सवाल आएगा कि सर इस वाले एरिया का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि आप कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र ज़्यादा है, इस वजह से इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें अवशोषण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इस प्रकार की संरचना आ गई। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से भी इसका भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, फिर इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, हर पोर्शन से इसका अवशोषण मुख्य रूप से किया जा रहा है। तो इसको हम लोग, ये जो संरचना जो निकली हुई होती है, इसको हम लोग दीर्घरोम या अंग्रेजी में इसको विली भी कहा जाता है। तो उसके माध्यम से मुख्य रूप से हम लोग जो है मुख्य रूप से अवशोषण का काम करते हैं। तो इसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो हम अपने पार्ट 4 वीडियोज़ में फिलहाल इतने ही रहने देते हैं। इसके पार्ट 5 या और भी जो संबंधित वीडियोज़ आने वाले हैं उसको देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।